हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 के बारे में। वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर में क्या कुछ है मैं एक बार शॉर्ट समराइज फॉर्म में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो यह है चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसमें आपको केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्या वो रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम चेंजेस के हिसाब से दो तरह के चेंजेस को देखते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और केमिकल चेंज जो है वो अपने आप में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल और फिजिकल के, जो थ्रू आउट दिस चैप्टर आप समझते जाओगे और डील करते जाओगे। सबसे पहले कहता है कि अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास में बहुत सारे होते हैं। कहता है कि अगर आप मिल्क को अनडिस्टर्ब्ड और विदाउट बॉइलिंग मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक छोड़ दो तो वह स्पॉइल हो जाता है। विंटर डेज में ये थोड़ा स्लो होता है, विंटर डेज में शायद हो सकता है शाम तक ये खराब ना भी हो, लेकिन समर डेज में खराब हो जाता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि समर डेज में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक सपोर्टिव टेम्परेचर जो चाहिए, जिस पर आप कह सकते हो वो तेजी से रिप्रोडक्शन फॉर्म कर सकेंगे, वो टेम्परेचर समर डेज में उन्हें मिल जाता है और तेजी से ग्रो करते हैं। विंटर डेज में टेम्परेचर कम होने की वजह से केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा समर डेज में आप लोगों को कहा जाता है थोड़ा लिमिट में खाओ, क्योंकि आपके बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, प्रेशर भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हिली एरिया में और नॉर्मल रीजन्स में जब आप बॉइलिंग ऑफ वाटर के प्रोसेस को देखते हो तो उनमें डिफरेंस आता है। यानी कि जो हिली एरिया है और नॉर्मल रीजन है, यहाँ पर अगर आप पानी को बॉइल करो, सेम अमाउंट ऑफ पानी सेम सोर्स से लिया जाए तो बॉइलिंग टेम्परेचर में आपको फर्क दिखेगा, टाइम इंटरवल में फर्क दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि प्रेशर भी अफेक्ट करता है। अब कहता है कि आप अपने आसपास में बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखते हो। इन चेंजेस के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही होगी, किसी केमिकल रिएक्शन में साउंड इवॉल्व हो रही होगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होंगे जो स्मेल देंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेस्ट में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध से दही बनाते हो तो आपने देखा होगा उसमें दही जैसी खट्टी स्मेल आने लग जाती है, उसका टेक्स्चर बदल जाता है, इरिवर्सिबल होता है, खाओगे तो खट्टा महसूस होता है, यानी कि सॉरेन टेस्ट हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को थ्रू आउट दिस चैप्टर आप डिस्कस करते जाओगे और उन डिस्कशंस के अंदर आने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते रहना। बाकी कोई भी ऐसे डाउट और क्वेरीज हो जो आप लोगों को मुझसे पर्सनली पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कहते हैं कि हम बहुत सारी सिचुएशंस के कम अक्रॉस आते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, फूड का डाइजेशन हो गया, फूड की कुकिंग हो गई, या फिर ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो गया। ये सब केमिकल रिएक्शन है, रिवर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, जिन्हें हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं कि केमिकल चेंजेस हमारे आसपास में होते हैं और उनमें से सबसे पहला केमिकल चेंज जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो बर्निंग ऑफ जो रिबन है यानी मैग्नीशियम रिबन, उसका पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है, बैलेंसिंग पूछी जा सकती है, कंपाउंड पूछा जा सकता है, नेचर पूछा जा सकता है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है कि केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो यहाँ पर हमने एक मैग्नीशियम स्ट्रिप लिया था। उस मैग्नीशियम स्ट्रिप को हमने क्या किया, बर्न करने की कोशिश की, पर आपने नोटिस किया वो मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं होता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए आपको उसे रैगमार्क से यानी कि सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसे सैंड पेपर से नहीं घिसोगे बेटा तो वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और काफ़ी लंबे टाइम इंटरवल तक जब उस मैग्नीशियम रिबन को छोड़ दिया जाता है तो सराउंडिंग के गैसेस के साथ रिएक्शन करने के बाद वो ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर्स फॉर्म कर लेता है। ऑक्साइड और कार्बोनेट के लेयर फॉर्म करने की वजह से वो फर्दर उसके ऑक्सीडेशन को रोक देता है, यानी इंटरनल जो उसके मेटल पार्टिकल्स बचेंगे वो इंटरनल मेटल पार्टिकल्स सराउंडिंग से रिएक्शन नहीं कर पाता है। यानी अगर आप उसे गर्म करना चाहोगे, यानी जलाना चाहोगे, तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो चुकी है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को पहले आपको सैंड पेपर से घिस के हटाना पड़ता है।
जैसे ही वो हट जाता है तो आपको बस थोड़ा सा बर्न करना है, उसके बाद पूरी रिबन ऊपर, पूरा घिसने की जरूरत भी नहीं होती हमें, कीप इन माइंड, छोटा सा पोर्शन घिस लेना है सो दैट वो घिसने के बाद बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जैसे उसका बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर वो अपने आप में ही पूरी स्ट्रिप बर्न होने लग जाती है, बहुत शार्प ब्राइट लाइट मिलती है। आपकी आंखों के लिए बेटा खतरा हो सकता है या खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इस तरह के कोई भी केमिकल रिएक्शन कराए जाए जिसमें लाइट ज़्यादा इवॉल्व होती है या फिर प्रोड्यूस होती है कह सकते हो, तो बेटा आपको ग्लासेस यूज करने चाहिए जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं। आपने देखा होगा वेल्डिंग जब किया जाता है, वेल्डिंग प्रोसेस है ना, आर्क वेल्डिंग, तो उस वेल्डिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा बहुत तेजी से स्पार्क निकलती है और वो स्पार्क बेटा आपके लिए डेंजरस प्रूफ हो सकता है। इसीलिए वो लोग ब्लैक कलर का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टिव कुछ शील्ड इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके, ज़्यादा ब्राइटनेस से बचा सके, क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी तो आंखों की जो टॉलरेंस पावर है, झेलने की ताकत है, उससे वो ज़्यादा चली जाती है, जिससे कि हमारे जो आइज़ के मेम्ब्रेन है, मसल्स हैं, वो श्रिंक होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसमें फिर बेटा रप्चर हो सकता है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद आपको मिलेगा क्या? मिलेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई भी मेटल ऑक्साइड एक्चुअली, कोई भी मेटल ऑक्साइड अपने आप में बेसिक होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स को छोड़कर वो अपने आप में एम्फोटेरिक होते हैं बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं जिन ऑक्साइड्स, ध्यान से सुनना, जिन ऑक्साइड्स के अंदर, कीप इन माइंड, जिन ऑक्साइड्स के अंदर बेटा आपको एसिडिक और बेसिक दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जिन ऑक्साइड्स के अंदर आपको एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज मिलेंगी उन ऑक्साइड्स को हम क्या कहेंगे? उन ऑक्साइड्स को कहेंगे हम, बताओ बताओ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होता है ये अपने आप में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस नहीं करता, यहां पर ये बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट है जिंक और बेटा एल्यूमिनियम, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद जो एशेस मिलते हैं उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये मिल्की कलर फॉर्म करता है, एंड दैट इज द रीजन इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एंट एसिड की तरह ट्रीट होता है, जब आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी आ जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा केमिकल रिएक्शन है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के हिसाब से देखें अगर हम, तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड को अगर आप मिलाते हो तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ये भी अपने आप में केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है, यहां पर पीपीटी फॉर्म होती है बेटा, और पीपीटी फॉर्म होना भी अपने आप में केमिकल रिएक्शन को बताता है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्टिविटी 1.3। इसके अंदर कहता है कि भैया आप क्या करो, एक फ्लास्क ले लो, राउंड बॉटम फ्लास्क ले सकते हो, कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हो। ये कॉनिकल फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क में गोल होता है। तो ये आपके पास फ्लास्क है, इसके अंदर आपको जिंक डालना है और बेटा साथ में डालना है HCl या फिर H2SO4 भी आप डाल सकते हो डाइल्यूटेड फॉर्म में। जैसे ही रिएक्शन होगा तो यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को अगर आप सोप सॉल्यूशन से निकालोगे और कैंडल, बर्निंग कैंडल के साथ लेकर जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा पूछा जाता है पेपर में कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाला केमिकल रिएक्शन कौन सा है? तो भैया पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो केमिकल रिएक्शन है उसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और साथ ही याद रखना कि कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है उसमें केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फिर कहता है कि यहाँ पर आपने देखे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। चेंज इन स्टेट आ सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, गैस से सॉलिड हो जाए। चेंज इन कलर हो सकता है, रेड से ब्लू हो जाए, ब्लू से ब्लैक हो जाए, पर्पल हो जाए, या फिर हो सकता है कोई कलर नहीं था अचानक से व्हाइट कलर फॉर्म हो जाए, व्हाइट पीपीटी, या ब्लैक कलर फॉर्म हो जाए, ब्लैक पीपीटी समथिंग। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होगा। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है बेटा, टेम्परेचर यानी कि आप देखो चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से जब आप कभी भी एसिड और वाटर को मिलाते हो तो अपने आप में वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो टेम्परेचर में वेरिएशंस भी देखने के लिए मिल सकती है। केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त सबसे पहले आपके पास आता है, केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले केमिकल रिएक्शन क्या है उसको समझना। केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरीके से जानने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Al, मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Mg,
उसके बाद जिंक इज रिप्रेजेंटेड बाय Zn, तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हुआ जो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा था। उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है, वो भी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था कि हाउ केमिकल फॉर्मूला यूजुअली फॉर्म्ड, केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मेटल के आयंस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेटल जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो दे यूज टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ, और दे यूज टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। वो आप बात अलग है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड में आप पढ़ोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो बेटा, उन बॉन्ड्स को कुछ हम ऐसे ही डील करते हैं। नाउ अब सवाल उठता है कि आपके पास जो रिएक्शन है यहाँ पर वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी रिसेंटली जो आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, एक्चुअली किया तो नहीं, उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। अब ये आपके पास दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं। ये गिव्स टू का सिंबल है जो आपको ये बताने में हेल्प करता है कि रिएक्शन कैसे से कैसे जा रहा है। तो रिएक्शन यहाँ पर ये रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले होते हैं बेटा आपके प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट, राइट साइड वाले क्या होते हैं बेटा आपके प्रोडक्ट होते हैं। प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि वो आपस में जुड़ रहे हैं। अब आता है केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले आपने देखा यार मैग्नीशियम को रिएक्शन कराया गया था ऑक्सीजन के साथ उसे रिएक्ट कराया गया था। तो मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Mg, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O, बट हेयर O2। सवाल उठता है क्यों? अब भैया ऑक्सीजन तो O होता है लेकिन O2 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप में डायटॉमिक गैस है बेटा, यानी ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं आएगा। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब गैसेस स्टेट में आते हैं और गैसेस स्टेट में बेटा ये डायटॉमिक बनाकर आते हैं, यानी 2 लेकर आते हैं। मेटल्स जितने भी हैं वो सब अकेले आते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल आप देखोगे, अभी से आगे तक जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह के ऊपर बेस्ड हैं, वो सभी आपको ये बताने में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से मेटल जो है वो सिंगल आते हैं। जैसे यहाँ पर ही देख लो, मैग्नीशियम को सिर्फ Mg लिखा गया है लेकिन ऑक्सीजन को बेटा O2 लिखा गया है, यानी O2 से रिप्रेजेंट किया गया है। Now when Mg get reacted with O2, it used to provide MgO, magnesium oxide. Now this is the balanced formula for Mg, यानी magnesium oxide, MgO. बट सवाल उठता है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है? नहीं भैया, ये नहीं है बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो हमारे सिलेबस में मेथड के बेस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है बैलेंसिंग का, वो है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप इस चैप्टर के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करोगे। हालांकि 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो न्यू टेक्निक्स भी पढ़ने के लिए आपको मिलेंगी, जिससे आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे। फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहां पर आता है व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके डेफिनेशन ये भी होता है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। बट केमिकल रिएक्शन के केस में यू हैव टू मेंशन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। नाउ अब यहां पर एक रिएक्शन लिया है, इसने लिखा है भैया जिंक ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। अभी रिसेंटली यही केमिकल रिएक्शन हमने किया था, जिसमें हमने कहा था हीट जनरेट होती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूटेड फॉर्म में, इट यूज्ड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस ना। अभी गैस लिखा नहीं है यहां पर, बट आप केमिकल रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे ना, तो उसमें बेटा यू हैव टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट केमिकल्स, है ना। तो अब जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्योंकि डाइल्यूटेड है तो आप यहाँ पर एक्वस स्टेट लिख सकते हो। जिंक सल्फेट आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या एक्वस फॉर्म में मिलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन करके। हालांकि यहाँ पर किया हुआ है, उसको हम पढ़कर समझ लेंगे। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस एक्चुअली। अब इसको हमने लिखा तो जिंक तो मेटल है, जिंक तो Zn बन के आ जाएगा, सिर्फ Zn हो गया। H2SO4 हो गया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। H2SO4 is the formula for sulfuric acid, keep in mind, okay. Now
इट यूज टू प्रोवाइड जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब इसके सबसे पहले हमने क्या किया, इसका हमने पहले लिख दिया कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, और एटम के टाइप्स कौन कौन से हैं, काइंड ऑफ एलिमेंट कह सकते हो। अब एलिमेंट में देखा यार, मेरे को जिंक दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है हाइड्रोजन, मेरे को सल्फर, ऑक्सीजन ये दिख रहा है। हालांकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपने नोटिस किया कि यहाँ पर पूरा का पूरा सल्फेट है और राइट साइड में भी वो सल्फेट ही है, वो टूटा नहीं, तो आप पूरे के पूरे सल्फेट को एक भी मान सकते हो बैलेंस करते हुए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से हियर कि यहां पर ये सल्फेट है SO4, ये देखो ये है SO4 सल्फेट है। अब ये सल्फेट एज इट इज यहां पर रहा, सल्फेट यहां पर एक ही है, यहां पर भी एक ही रहा, है ना। बट हाइड्रोजन का पंगा हो गया। देखो हाइड्रोजन यहां 2 है, नहीं पंगा तो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 2 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड भाई, और जिंक 1 है और जिंक यहां पर भी 1 ही है। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगर आप पूरा का पूरा यूनिट एक मान के कर रहे थे तब भी, पर अगर आप अलग अलग करो, फॉर एग्जाम्पल जिंक लिख दिया, फिर हाइड्रोजन लिख दिया, फिर सल्फर लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया, फिर आपने देखा यार जिंक कितने हैं रिएक्टेंट में, कितने हैं जिंक, तो आपने कहा 1 है। अच्छा प्रोडक्ट में कितने हैं, तो आपने कहा 1 है। उसके बाद सल्फर देखो कितने हैं, 1 है, और इधर भी 1 ही है। ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन 2 है, उधर 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर इक्वेशन। तो ऊपर लिखा हुआ है एज द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ ऑफ द साइड द एरो वी कैन से, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इक्वेशन। व्हेन Fe यानी कि आयरन गेट रिएक्टेड विद वाटर और से H2O, है ना, गिव्स टू Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। ये आयरन का ओर होता है बेटा। अगर आयरन के ओर का फॉर्मूला पूछ ले तो ये आप लिख सकते हो। ये शायद मैग्नेटाइट का होता है, एक बार सर्च करके आप चेक कर लेना, मैग्नेटाइट का ये फॉर्मूला होता है। तो Fe3O4। अब इसने बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप फॉलो किया। पहले स्टेप में इसने क्या कहा कि भाई ऐसा करो, सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन को लिख लो। लिख लिया, ये रहा केमिकल रिएक्शन, Fe प्लस H2O गिव्स टू Fe3O4 प्लस H2। इसे आपने अनबैलेंस केमिकल फॉर्मूले को बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर लिया। आपको ये सारे स्टेप्स दिखाने नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। उसके बाद कहता है कि भाई दूसरा स्टेप है एलिमेंट्स को लिख लो, उनके नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में है वो लिख लो, प्रोडक्ट में है वो लिख लो। वो लिख लिया इसने। रिएक्टेंट में आयरन 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, ऑक्सीजन 1 है और 4 है। सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस है उसको पहले बैलेंस करो, और उसमें भी आप कोशिश करो जो ओड नंबर ऑफ एटम है उनको पहले बैलेंस कर लो। ओड नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या कहता है, लिखा हुआ देखो, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग with compound that contain maximum number of atoms. It may be reactant or product. In that compound, select the element which has the maximum number of atom. Using these criteria, we have to select Fe3O4. जिसके number of atoms ज्यादा होंगे जिसमें, उसको सबसे पहले बैलेंस कर लो। This is a very simple step. सबसे ज्यादा जो है उसको। Now, there are 4 oxygen atoms on right hand side, but we have only 1 oxygen atom in left hand side. So we need to multiply left hand side H2O with 4. कर दिया multiply. When H2O get multiplied by 4, then oxygen will become 4, but hydrogen will become 8. 4 to the 8. दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो यहां पर इससे क्या हुआ, हमने यहां पर 4 लगा दिया। 4 लगाने में देखा यार अब तो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, पार्शियली बैलेंस इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास। हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन यहां पर 8 हो गया, जो कि पहले कितना था, यहां पर 2 ही था और यहां पर 2 था, बैलेंस था, लेकिन अब अनबैलेंस हो गया। नाउ अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हाइड्रोजन 8 है, बट राइट हैंड साइड में आपके पास हाइड्रोजन 2 ही है। आप इसमें ऐड नहीं कर सकते बेटा, वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली। तो आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट ये 8 बन जाए। तो आपने कहा भैया आप ऐसा करो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 to the 8 हो जाता है। तो देखो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 8 था, इधर भी 8 हो जाएगा, एंड बैलेंस हो गया।
नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, व्हाट अबाउट द आयरन? आयरन क्या हुआ, बैलेंस हुआ क्या? नहीं। आयरन अगर प्रोडक्ट में देखो तो 3 है, रिएक्टेंट में ओनली 1 है। सो व्हाट वी नीड टू डू, रिएक्टेंट को बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सो दैट आयरन विल बैलेंस। ठीक है, नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये पूरा का पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, इसको आपको चेक कर लेना। नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया। अब सवाल उठता है कि यार क्या हम इतना ही लिख कर आए या फिर इसको थोड़ा सा और ज्यादा इनहेंस करने के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए सामने वाले को फिजिकल स्टेट भी तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन किस स्टेट में यूज हुआ था जी, सॉलिड स्टेट में। वाटर क्या होता है, तो वाटर यहाँ पर लिक्विड स्टेट में नहीं था। लिक्विड स्टेट में आयरन से वाटर बहुत स्लो रिएक्शन दिखाता है, इसीलिए यहां पर गैसियस स्टेट में लिया है। गैसियस स्टेट का मतलब समझ रहे हो, वेपर। वेपर से जल्दी रिएक्ट करता है, यानी अगर आप आयरन नेल को पानी में डिप करके रखोगे तो बेटा रस्टिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो होगी एज कंपेयर टू अगर उसको मॉइस्चर में रखोगे। मॉइस्चर में रस्टिंग प्रोसेस फास्ट होती है क्योंकि आपका जो वाटर होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। नाउ इससे सॉलिड स्टेट का आपको Fe3O4 मिलेगा, प्लस में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी जो कि पॉप साउंड के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ कुछ और केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप टेम्परेचर का, प्रेशर का और कह सकते हो कैटलिस्ट वगैरह का देख सकते हो इन्वॉल्वमेंट होता है। टेम्परेचर से केमिकल रिएक्शन बेटा बढ़ और घट जाती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन यूजुअली बढ़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स डिपेंड अपॉन कि केमिकल रिएक्शन कैसा है, नेचर कैसा है। तो टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जैसे यहां पर देखो, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड गेट रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, दिस इज नॉट अ इजी प्रोसेस। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड गेट रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाउ मीथेनॉल, हाउ मीथेनॉल या फिर वुड स्पिरिट, इसे हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। हाउ मीथेनॉल या फिर आप कह सकते हो नॉन कंज्यूमेबल एल्कोहल, यानी इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, बहुत डेंजरस एल्कोहल होता है, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वगैरह में किया जाता है। तो कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन गेट रिएक्टेड विद हाइड्रोजन एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जितना हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर है ना, उसका लगभग 340 टाइम्स बेटा, इतना अगर हम प्रेशर देंगे तब ये दोनों आपस में जाके मिक्स होंगे एंड इट विल फॉर्म CH3OH which is called wood spirit और मिथेनॉल। अब यहां पर आपने प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट देखा। अब कहते हो कि यार और एक केमिकल रिएक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिएक्टेड विद द वाटर, ठीक है, in the presence of chlorophyll and sunlight. This process goes on inside the plant leaves, है ना, पौधों के पत्तों में होता है ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डेफिनेटली आप बता सकते हो कौन सा प्रोसेस है ये, कमेंट करके बताओ फटाफट कौन सा प्रोसेस है ये प्रोसेस है बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिस प्रोसेस के अंदर आप सनलाइट की हेल्प से, आप मतलब प्लांट्स, एक्चुअली प्लांट सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल तो उनके लीव्स में पाया जाता है, उनसे सोलर एनर्जी को बेटा, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। यानी फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट इज occur inside the plant leaf actually, and it is a process in which solar energy get converted into chemical energy। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये एकमात्र ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो अब तक हम लैब में खुद से नहीं करा पाए हैं। अगर हम ये करा पाए तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खुद बना सकते हैं, प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें प्लांट पर ही डिपेंडेंसी क्यों दिखानी है? क्योंकि ये प्रोसेस बेटा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, प्लांट के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है। और एक चीज बता दूं, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जो प्लांट के लीव्स में हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा नहीं फिलहाल, क्योंकि इसके आंसर्स तो आप बेटा कहीं से भी पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल या मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समटाइम्स यू मे फील कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते वक्त हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपने आप में
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है। तो कहता है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं, क्विकलाइम। अब ये क्विकलाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। वाटर के साथ रिएक्शन करते ही यहां पर आपको एक सॉल्यूशन फॉर्म होता हुआ मिलेगा। वो सॉल्यूशन है बेटा किसका, स्लेक्ट लाइम का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अलॉन्ग विद हीट निकलती है। इस तरह का कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बेटा हीट प्रोड्यूस हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये अपने आप में एडिशन टाइप का भी रिएक्शन हुआ, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सर आप तो हीट को काउंट ही नहीं कर रहे हो। हीट बाय प्रोडक्ट है बेटा, हीट सिस्टम से रिलीज हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट में आपको स्लेक्ट लाइम ही मिलेगा। याद रखना स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का है CaO। इसे हम बेटा लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। लेमन वाटर नहीं, कहीं नींबू का जूस समझ लो, ये लाइम वाटर है, ठीक है, स्लेक्ट लाइम। और एक चीज याद रखना, तीसरा होता है बेटा यहां पर लाइम स्टोन। लाइम स्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपको बताता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपने आप में एक्सोथर्मिक होता है। अब कहते हैं कि व्हाट इफ, अगर हम यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे लाइम वाटर, उस लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो क्या होगा। तो बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है कि लाइम वाटर जो है वो अपने आप में ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। बट अगर आप उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो लो अमाउंट में, कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में, तो वो बेटा आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है अलॉन्ग विद वाटर, अलॉन्ग विद वाटर। वो बात अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करें इसका, दोबारा से ये कैल्शियम ऑक्साइड आपको बनाकर दे देगा, समझ में आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये मिल्की कलर का हो जाता है। तो इसीलिए हमने जो पढ़ा था रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। अब कैसे टेस्ट करके बताएं कि हम जो गैस रिलीज करें वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका टेस्ट यही था कि आप लाइम वाटर ले लो, क्विक लाइम ले लो, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम, और इस स्लेक्ट लाइम को बेटा हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम जो एक्सेल करेंगे गैस को स्ट्रॉ से, वो डालेंगे, वो मिल्की कलर का हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस को दिखा देगा। इससे पता लगता है कि हमने जो गैस डाली उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। पर उसके अंदर अगर आप कॉन्टिन्यूसली डालते जाते हो तो एक टाइम आता है जब वो फिर से दोबारा ट्रांसपेरेंट बन जाता है। सवाल उठता है ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर जब आपने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो फिर उसने कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने आप में वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है फिर। तो वही कह रहा है कि ऐसे और भी रिएक्शंस हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल की बात करो बेटा, कार्बन जब जलेगा, बर्न होगा, कोल है तो कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, प्लस में हीट और लाइट देगा। नेक्स्ट कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बन जाएगा। अब ये वाटर का फॉर्मेशन प्रोसेस है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी है, बैलेंसिंग करने के लिए इसमें से कोई भी केमिकल रिएक्शन आ सकता है। स्टेट भी याद रख लेना बेटा, कैसी ये गैसेस स्टेट है, ये भी गैसेस स्टेट है, और ये अपना लिक्विड स्टेट है। तो इन होल एंड सोल हम कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज हम कहें कि when two or more substances or element or compound combine to form single product, the reaction is called combination reaction. We have several combination reactions जो हमने पढ़ा बेटा। अब ये अपने आप में एक्सोथर्मिक भी होते हैं, बता चुका हूं मैं। Whenever we used to react CH4 which is natural gas or methane gas reacted with oxygen, it used to provide carbon dioxide along with the water. Now this reaction used to explain how chemical reaction goes on. Actually ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे निकलता है बेटा वाटर, साथ में निकलता है बहुत सारा हीट एंड लाइट जिसका हम यूज करते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि CH4 एक्ट एज अ फ्यूल, CH4 एक्ट एज अ गुड फ्यूल वी कैन से। नाउ नेक्स्ट कहता है कि ऐसा ही केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हो ग्लूकोज का, जब हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि क्या रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस ऑब्वियसली, बिकॉज रेस्पिरेशन में ग्लूकोज गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड इट यूज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द वाटर एंड एनर्जी। यहां पर एनर्जी निकल रही है। अब सवाल उठता है कि
एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या, सिर्फ लाइट और हीट का निकलना? नहीं, किसी भी फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होना, किसी भी फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। तो इधर अगर आपको लाइट दिखे, इधर आपको हीट दिखे, इधर आपको एनर्जी दिखे, कुछ भी दिखे या डेल्टा एच लिखा हुआ मिले, समझ लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ ऐसे ही कह रहा है क्या कि अगर हम देखें डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, तो वो भी अपने आप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस। डिकम्पोजिशन प्रोसेस, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? डिकम्पोजिशन तो एंडोथर्मिक होता है, हीट की डिमांड करता है, वहां पर इसलिए एक्सोथर्मिक था बेटा क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था एक्चुअली, और हीट निकलती है ऑक्सीडेशन में। हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है ना, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन हमें चाहिए एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। भैया ये जो प्रोसेस था, इसी प्रोसेस के लिए तो हमें चाहिए ऑक्सीजन। हम क्यों ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं? 6O2 कहां से आएगा? सांस लेते वक्त आता है भाई। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है, रिएक्शन करने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के देता है, जो आप एक्सेल करते टाइम बाहर रिलीज कर देते हो। वाटर होता है जो बॉडी के अंदर रह जाता है, और यूरिनेशन प्रोसेस के अंदर वो बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद एनर्जी निकलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, या फिर मेरे जैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यही है। उसके बाद कहते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक रिएक्टेंट हीट देने पर, यानी कि एनर्जी देने पर, टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना लें, तो उसे हम कहते हैं क्या अपने आप में बेटा? डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अपने आप में डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई आप बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है, फेरस सल्फेट के ले लो क्रिस्टल, यानी आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की क्रिस्टल ले लो और आप इसको क्या करो? हीट करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद हीट करना स्टार्ट करो, और हीट करोगे तो जैसे ही फेरस सल्फेट लोगे और हीट करोगे बेटा, तो हीट करने के बाद फेरस सल्फेट गेट डिकम्पोज इनटू Fe2O3, ठीक है। ये हेमाटाइट का फॉर्मूला है, ये भी अपने आप में आयरन का ओर होता है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आए तो ये लिख देना बेस्ट रहता है, क्योंकि पूछा भी जाता है ये, और ये मतलब इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर दो ऐसे गैसेस मिल रहे हैं जो लगभग सिमिलर गैसेस हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस है, जिसकी वजह से डेंसिटी और मास में डिफरेंस होता है, तो ये गैस पैरेलली रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो FeSO4 गेट रिएक्टेड विद हीट और यूज्ड टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। इट यूज्ड टू फॉर्म Fe2O3 विच इज आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद कहता है बेटा आपको मिलकर देता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वही है, this reaction you can observe the single reactant break down into the simpler products and this decomposition reaction ferrous sulfate crystal Fe2SO4 with 7H2O which is not mentioned here। तो यहां पर ये याद रखना बेटा, यहां पर जो हम FeSO4 यूज कर रहे हैं उसमें 7H2O है। अब यहां पर 7H2O क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 7H2O का मतलब हो गया यहां पर वाटर के क्रिस्टल्स हैं छुपे हुए, जिसकी वजह से बेटा आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो थोड़ा ग्रीनिश दिखाई देता है आपको। अगर कोई आपसे पूछेगा तो उसका ग्रीनिश कलर किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, दिख पा रहा है, वो है बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है 7 वाटर मॉलिक्यूल, याद रखना। कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयरन सल्फेट में बेटा 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कीप इन माइंड। तो वही यहां पर है, उसके बाद ये टूटता है तो इसके वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं और प्रोडक्ट में ये बना कर देता है। ऐसे कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म हो रहा था। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे थे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं बेटा, जिसकी वजह से मिल्की कलर हो गया था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हमने एयर ब्लो किया था। फिर हाँ, वो बात अलग है कि मैंने कहा थोड़ा और ब्लो करोगे तो उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, तो फिर आपको मिल्की कलर दिखना बंद हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है, जो पत्थर होता है बेटा, चूना पत्थर कहते हैं जिसे हम, उसको जब भट्टी में, फर्नेस में पकाया जाता है या फिर हीट दी जाती है तो वो क्विक लाइम बनाकर देता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और जिसके रिएक्शन को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी हम हीट इसे दे रहे हैं, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो ये वही कहना चाह रहा है। फिर कहता है कि आप लेड नाइट्रेट को देख लो, है ना। लेड नाइट्रेट को देखोगे तो लेड नाइट्रेट यानी
आपका जो लेड है वो Pb से रिप्रेजेंट होता है, नाइट्रेट होता है बेटा NO3। तो जब आप उसे लोगे तो उस रिएक्शन के अंदर आप कह रहे हैं कि हीट दो, इसे हीट दोगे तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखो when lead nitrate यानी PbNO3 twice, कीप इन माइंड बेटा PbNO3 twice, फॉर्मूले में कई बार टीचर भी ये गलत करते हैं, मैंने देखा है, PbNO3 लिख देते हैं, नहीं, it's a PbNO3 twice. When get heated, it used to provide you lead oxide along with the nitrogen dioxide along with oxygen gas. This is also kind of decomposition. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो आपने देखे बेटा, इन्हें हम कहते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट की जरूरत पड़ रही थी। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डिकम्पोजिशन है लेकिन उनको हीट की जरूरत नहीं होती है, उनको लाइट की जरूरत होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो जिनको लाइट की जरूरत है उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उन्हें हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिनको हीट की जरूरत होती है बेटा उसे हम थर्मो डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं। तो ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स थर्मो डिकम्पोजिशन के थे, ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि शायद ये डायग्राम आ जाए और आपको लेवलिंग करने के लिए पूछ ले। ये भी पूछ सकता है बेटा यहाँ पर कि किधर ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिसिंग होंगे और आपको लिखने के लिए आएगा। आपको ये याद रखना है बेटा, हमेशा ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हाइड्रोजन वॉल्यूम से आधा होगा। हाइड्रोजन गैस ज्यादा फॉर्म होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। याद रखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O, समझ रहे हो, H2O। अब H2O का मतलब हो गया हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो टूटेगा तो हाइड्रोजन ज्यादा फॉर्म होगा और ऑक्सीजन कम। इसीलिए आपने डिफरेंस देखा ऑक्सीजन वाली साइड में, अगर इसको मैं जूम करूं, थोड़ा और जूम करूं, थोड़ा और जूम करूं, तो देखो आप ऑक्सीजन वाली साइड में बेटा यहां तक है वाटर, है ना, और ये गैस है, इतना एरिया गैस है, ये एरिया गैस है जो कि कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वाले के। हाइड्रोजन वाले केस में अगर आप देखो तो यहां पर थोड़ा ज्यादा है गैस, है ना, इस जगह पर गैस ज्यादा है। उसके बाद याद रखने वाली चीज क्या है बेटा, हाइड्रोजन अपने आप में पॉजिटिव गैस होती है, हाइड्रोजन अपने आप में पॉजिटिव गैस है, ऑक्सीजन अपने आप में बेटा नेगेटिव गैस है। तो हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव गैस है तो किधर मिलेगा वो आपको, नेगेटिव वाले टर्मिनल पे, नेगेटिव वाले टर्मिनल पर। यहां पर अगर आप देखो अपने बुक में देख लेना, वैसे मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, तो यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है। इफ यू आर एबल टू सी, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं, ये याद रखना, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, अभी भी गलतियां हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा याद रखना है, नेगेटिव कैथोड और बेटा आपका पॉजिटिव जो है वो एनोड होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो दो केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक सेल की हेल्प से कराया जा रहा है, एक सेल के अंदर चल रहा है। सेल के अंदर चलते वक्त ये चीज पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो फिलहाल आपको याद ही नहीं रखना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं तो आपको भी हो जाएगी। तो कीप इन माइंड, जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है बेटा वो आपका नेगेटिव होता है। बैटरी से कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड में आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, पॉजिटिव साइड में मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर बेटा सनलाइट से रिएक्शन है। सनलाइट से जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं बेटा फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ जो रिएक्शन है वो फोटो डिकम्पोजिशन है। तो हमारे सिलेबस के अंदर 3 तरह के डिकम्पोजिशन हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मो डिकम्पोजिशन एंड बेटा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन अभी आपने रिसेंटली डिस्कस किया, वाटर वाला हो गया। ये हमारे पास क्या है बेटा, क्या है, थर्मो या फोटो, फोटो ऑब्वियसली। और हाँ, NaCl का डिकम्पोजिशन भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी से ही किया जाता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसका अगर हमें ब्रेक डाउन करना है, उसके एलिमेंट को अलग अलग करना है, तो हमें इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन लेना होगा। और एक और चीज याद रखना बेटा, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में हम DC वोल्टेज के सेल ही लेते हैं, डायरेक्ट AC से आप इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन नहीं करा सकते हो। अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट AC से आप इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि DC करंट डायरेक्ट करंट होता है, कांस्टेंट फ्लो देता है चार्ज का, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। वहीं पर हमारा जो AC वोल्टेज होता है बेटा वो अल्टरनेटिंग होता है, करंट देता है पॉजिटिव में, फिर लेता है नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसीलिए हम कभी भी DC का यूज करते हैं, AC का यूज नहीं करते हैं, ये याद रखना।
इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन की। फोटो डिकम्पोजिशन में बेटा यहाँ पर आपको दे रखा है सिल्वर क्लोराइड AgCl। व्हेन सिल्वर क्लोराइड गेट रिएक्टेड विद सनलाइट, एक्चुअली इसे धूप में जब रखा जाएगा तो यहाँ से बेटा क्लोरीन गैस निकलेगी। पहले ये थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी का होता है थोड़ा सा, मतलब सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, और थोड़ा व्हाइटिश कलर होता है। लेकिन जैसे ही इसको धूप में रखोगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है और ग्रे कलर का हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर चेंज इन कलर आ गया, तो ये चीज आपके पास है। ऐसे बेटा सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने देखा है ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी पहले, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता था। तो ये अपने अपने डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बेटा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ना कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को हमेशा डिस्प्लेस कर देगा। डोमिनेंसी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही एक केमिकल रिएक्शन ले रहा है, कहता है कि कॉपर सल्फेट ले लो जो कि ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल विद 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल। फिर कहता है कि अगर आप इसके अंदर आयरन नेल को डिप कर दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो इसका कलर, सॉल्यूशन का कलर ग्रीनिश हो जाता है। और इसका कलर ग्रीनिश इसलिए हुआ क्योंकि इसने कॉपर सल्फेट से बेटा आयरन सल्फेट बना लिया। हालांकि यहाँ ग्रीनिश दिख नहीं रहा होगा पर ये हो जाता है, हल्का सा आपको फील होगा कि ग्रीन ग्रीन सा हो गया। और जो आयरन नेल का कलर है बेटा वो ब्राउन हो जाएगा क्योंकि कॉपर का लिबरेशन हो गया, यहाँ पर आयरन के ऊपर कॉपर लिबरेट हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल फॉर्म में लिखा जाए, इक्वेशन के फॉर्म में, तो Fe गेट रिएक्टेड विद CuSO4 अलॉन्ग विद 5 वाटर मॉलिक्यूल, वो लिखा नहीं गया है पर होता है इसमें। यहां से बनाता है FeSO4 विद 7 वाटर मॉलिक्यूल 7H2O प्लस में कॉपर। दिस इज टर्म 2 और कंडीशन है कि भैया ये तभी हो पाएगा जब यहां पर CuSO4 हो। अगर इसकी जगह ZnSO4 हो जाता, जिंक सल्फेट हो जाता, तो ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिंक सल्फेट जो है बेटा वे मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। जिंक ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है तो कॉपर उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, आयरन उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यानी कहने का मतलब आपको यहां पर याद रखनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होगी तो आप कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया, बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, रिएक्शन फिजिबल है, हो जाएगा क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है कॉपर से। लेड कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो लेड क्लोराइड बन लेगा, कॉपर निकल जाएगा अलग, ये भी हो जाएगा, फिजिबल रिएक्शन है। पर सवाल उठता है कि ये कब हो पाएगा? तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना जिसमें आपने पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल में, जिसमें हमने कहा था कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि है आधा अधूरा पागल। उस पूरे के पूरे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर काशीनाथ में काशी यानी पोटेशियम सबसे ऊपर है, नाथ में यानी सोडियम नीचे है, काशीनाथ का यानी कि क्या हो गया वहां पर? कैल्शियम। फिर उसके बाद माली Mg, उसके बाद फिर आलू एल्यूमिनियम। इस तरीके से पूरी रिएक्शन को आप जो सीरीज है उसको आप याद रख सकते हो। उसके बाद कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेटा जिस रिएक्शन के अंदर दो आयंस आपस में पोजीशंस को वेरिएट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और जिसकी वजह से कंपाउंड बना जाते हैं। अब कहते हैं क्या कि सोडियम सल्फेट ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एकमात्र ऐसा केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है जो बार बार पूछा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक ही रिएक्शन है, तो आपके बारे में इसके बारे में जब भी पूछा जाएगा आपसे तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो सोडियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है किससे? बेरियम क्लोराइड से। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये देखो तो अपने आप में ट्रांसपेरेंट होता है वाटर सॉल्यूशन, है ना। इसका जब पानी में इसको डिसॉल्व करोगे तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। इफ यू विश टू तो आई कैन शो यू द केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपन बिटवीन देम। क्या होता है इन दोनों के बीच में ये मैं आपको अब शो कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है। याद रख लो, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जब इनको मिलाया जाता है बेटा तो मिल्की कलर का पीपीटी फॉर्म हो जाता है, व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होता है, और वो पीपीटी होता है बेटा बेरियम सल्फेट का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होता, बेरियम सल्फेट का फॉर्म हो जाता है। इससे ये पता लगता है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है,
नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें, कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन तब कहलाता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, ऑक्साइड बना ले। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर बेटा ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इन सब में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट पूछा जाए कौन सा लगता है आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है, चाहे हाइड्रोजन है वहां पर या नहीं है, चाहे ऑक्सीजन है वहां पर या नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है और मैंने लिख दिया सोडियम इज इक्वल टू सोडियम पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मैंने बोला बताओ कि ये अपने आप में ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। मैंने कह दिया कि ये अपने आप में ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, सोडियम पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये सब ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो बेटा वो रिडक्शन हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो बेटा अपने आप में वो रिडक्शन होता है। अब कह रहा है कॉपर है, उसको आपने गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ब्लैक कलर का होता है, ये अपने पास रेडिश ब्राउन होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। भैया कलर याद रखना बहुत जरूरी है, पेपर में XYZ करके पूछा जाता है ये। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, हीट दोगे, तो फिर दोबारा वो आपका कॉपर अलॉन्ग विद द वाटर बना लेगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया। पहले इसने ऑक्सीजन गेन किया फिर छोड़ दिया, गेन किया तो क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन, और लूज किया तो क्या हो गया आपका रिडक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसे ही है। पूरा ओवरऑल रिएक्शन देखें तो CuO plus H2 gives to Cu plus H2O। अब आप देखो तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया तो बना कॉपर। अगर आपसे कोई पूछे कि रिडक्शन किसका हो रहा है, तो भैया ये देख लो कि किसने अपना ऑक्सीजन छोड़ा है। ऑक्सीजन क्या कॉपर ने छोड़ा है या फिर कॉपर ऑक्साइड ने छोड़ा है? कॉपर ऑक्साइड ने छोड़ा है, तो रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का। तो देखो कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर, है ना। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का, बिकॉज हाइड्रोजन गेट एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड, इट यूज्ड टू फॉर्म वाटर एंड हेंस ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का, रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? एजेंट वर्ड लगता ही उल्टा कर लो, यानी जिसका रिडक्शन हुआ था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी कि रिडक्शन वाले का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं आप, और ऑक्सीडेशन वाले का आप रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं। तो ये है, यहां पर एक प्रोसेस देख रहे हो बेटा, जिसमें जिंक ऑक्साइड को रिएक्शन करके बताया गया कार्बन के साथ, और बना रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज स्मेल्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसे। उसके बाद कह रहा है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ? यस ऑब्वियसली वी बीन डिस्कस कि कोरोजन हो जाता है, लोहा खराब हो जाता है, कॉपर का रंग ग्रीनिश हो जाता है, एल्यूमिनियम के ऊपर ब्लैकिश कोट फॉर्म हो जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोट फॉर्म हो जाती है, वो अपने आप में कोरोजन है। कोरोजन में भी स्पेशली रस्टिंग बोले तो आयरन है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? जो फैट वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से वो डीनेचर्ड हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, खाने लायक नहीं बचता, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ उसे फ्लश करते हैं। फॉर एग्जांपल रैप्ड फूड जो होती हैं उनके अंदर आपने गैस भरी हुई देखी होगी, तो वो गैस क्यों भरी गई है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से रोका जा सके, तो वही आपका कहलाता है रेंसिडिटी। तो पूरा जो ये चैप्टर था वो खत्म हो गया है बेटा। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अब रिवीजन के तौर पर समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों का कीमती समय यहाँ पर यूज़ किया, या फिर कह सकते हो अपना कीमती समय देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओवरऑल क्या था, कोई भी ऐसा डाउट है, कोई इसके अलावा क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी ABC बुक में से आपने पढ़ा हो जहाँ से आपको डाउट आए हो, तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिस पर आप मुझे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट दें। और बेटा मैं आप लोगों से सिंपल सी एक चीज़ कहना चाहूँगा
कि स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ो। देखो जो गलतियां हमने कर दी वो तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन अब गलतियां नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। खाना में ये याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट कम कंज्यूम करो, स्प्राउट्स लो ज़्यादा से ज़्यादा, पेट भरा रखो, एनर्जी मिलती रहे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको नींद आएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सो उम्मीद है कि इन टिप्स को आप याद रखोगे, अपने लाइफ के अंदर आगे स्कोर करोगे अच्छा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय बेटा।